Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is Tale of Two Cities by Charles Dickens. In my hand is a book, a cute novel by Daniel Publisher, written by I, lecturer M.K. Bhutta. Page number is 104. Themes in Tale of Two Cities. The question is that how does Dickens deal the themes of resurrection and renunciation? Resurrection का मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा पैदा होना. रिनंसिएशन का मतलब होता है कुर्बानी देना, कुर्बान होना, सेक्रीफाइस. इस नावल में दो बड़े थीम हैं. एक है रीबर्थ, चीज़ें दोबारा रीबर्थ हुई हैं, दोबारा पैदा हुई हैं. इस नावल में दूसरी बात ये भी वाज़ेह की गई है कि इसके अंदर कुछ चीज़ों ने सेक्रीफाइस किया है, कुछ लोगों ने सेक्रीफाइस किया है. अगर हम ये दो पॉइंट सामने निकाल लेते हैं तो इट्स मीन दैट कि हमने बड़े दो थीम डिस्कस कर लिए. बात का क्वेश्चन प्योरली रिनंसिएशन और रेसरेक्शन के ऊपर आ जाता है. लेट्स सी. यह क्वेश्चन आ जाता है आ टेल ऑफ टू सिटीज इन इंस्टीट्यूट विद द मल्टीपल थीम डिस्कस. इसके अंदर बहुत सारे थीम मौजूद हैं, वो डिस्कस करें. चार्ल्स डिकन्स इज अ ब्लेंड. सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स डिकन्स की. चार्ल्स डिकन मजमूआ है, ब्लेंड है. किस चीज़ का? यस, चार्ल्स डिकन इज ओनली वन हु एंजॉयज हाई हैट. चार्ल्स डिकन वो वह शख्स है जिसने हाई हैट एंजॉय किया, यानी कि वो सबसे आला राइटर करार पाया गया है. इन विक्टोरियन एज, मलका विक्टोरिया के दौर में, एज अ नॉवलिस्ट. इन हिज राइटिंग ही इज़ एन अमेजिंग ब्लेंड ऑफ टेल टेलर. अपनी राइटिंग के अंदर वो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त किस्म का, मज़ेदार टेल टेलर भी है, कहानी सुनाने वाला भी है. करैक्टर क्रिएटर, बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड भी करैक्टर क्रिएट करता है. इमेज बूस्टर, और वो इमेज बूस्ट कर देता है. तस्वीरों को बहुत ही आला, सोफिस्टिकेटेड, बेहतरीन करके पेश करता है. लव स्ट्रिकन, और खुद ऑटोबायोग्राफिकली हमें अंदाज़ा होता है उसकी राइटिंग में कि वो मोहब्बत का मारा हुआ कोई शख्स है. पॉवर्टी स्ट्रिकन, अंदाज़ा होता है कि उसकी राइटिंग को पढ़कर जहाँ पर पॉवर्टी के एलिमेंट भी हमें नज़र आते हैं कि वो खुद भी पॉवर्टी स्ट्रिकन है. लॉ स्ट्रिकन, कानून शिकन भी है, यानी कि कानून भी उसके ऊपर, हाँ, कानून की वजह से भी वो बड़ा ही मजलूम ठहरा है. क्लास स्ट्रिकन, उसको क्लास यानी कि आला तबके ने कुचला है. सोशल रिफॉर्मर, एट द सेम टाइम अपने नावल के अंदर वो सोशल रिफॉर्मर भी है, माशरे की इस्लाह करने वाला भी है. सोशल जज, माशरे का खुद ही जज है वो. सोशल स्टायरिस्ट, माशरे के ऊपर तंज करने वाला, तनकीद करने वाला भी वो खुद है. सोशल ऑब्जेक्ट, और माशरे का एक महरूम और मजलूम, माशरे की एक मजलूम और महरूम शख्सियत भी वो खुद है. ऑप्टिमिस्ट, एट द सेम टाइम वो ऑप्टिमिस्ट भी है, पुरुमीद भी है, सेंसिबल भी है. सिंपैथेटिक, हमदर्दी जताने वाला भी है. सुपरफिशियल, और बाद का कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेश कर देता है, कुछ चीज़ें सुपरफिशियल, कुछ मसनूयत पैदा कर देता है. और पैथेटिक, और वो खुद दुखी भी है. पेंटर, और तस्वीरें भी बड़ी खूबसूरत अपने नावल के अंदर पोर्ट्रे कर लेता है. पर्पस पोजेसर, और ऐसा शख्स है जब लिखता है अपनी राइटिंग के अंदर कोई ना कोई मकसद लेकर बैठा होता है. ह्यूमनिस्ट, और वो इंसान दोस्त शख्स है. ह्यूमरिस्ट, मज़ाह नगार भी है. हिस्टोरिक, और तारीख को भी बयान कर देता है. जब भी हम डिकन्स के नावल को पढ़ते हैं तो डिकन के नावल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. क्लियर? अब देखते हैं रेसरेक्शन एंड रिनंसिएशन. भला बताएं, रेसरेक्शन का क्या मतलब था? रीबर्थ, दोबारा पैदा होना. रिनंसिएशन, सेक्रीफाइस करना.
Resurrection and renunciation are the overriding themes of this novel. इस नावल के दो बड़े थीम कौन से हैं? Resurrection और renunciation. बुक वन नेम्ड रिकॉर्ड, आपको पता है टेल ऑफ टू सिटीज, ये 3 बुक्स पर मुश्तमिल है, 3 वॉल्यूम है इसके और अच्छे खासे मोटे वॉल्यूम है इसके। पहली बुक का नाम था रिकॉल टू लाइफ। बुक का टाइटल क्या है? रिकॉल टू लाइफ, जिंदगी की तरफ दोबारा आना। तो देखें, रेसुरेक्शन का मतलब क्या है? दोबारा पैदा होना। इसका मतलब है कि पहली वॉल्यूम के टाइटल और प्रोनाउंसिएशन का आपस में मीनिंग सेम हो गया है ना। कंसर्न द रीडिस्कवरी ऑफ डॉक्टर मैनेट, क्योंकि पहला वॉल्यूम टोटल इस चीज के ऊपर था कि डॉक्टर मैनेट किस तरह रिकवर हुआ है। कहां से डॉक्टर मैनेट रिकवर हुआ था? बेस्टाइल जेल से। Who has been jailed in Bastille for 18 years। पहली बुक का टाइटल ही आया है रिनाउंसिएशन से मुतल्लिक कि जी रिकॉल टू लाइफ हो जाए, यानी कि इसके अंदर एक मरा हुआ शख्स 18 साल जो जेल में रहा है, समझो कि मर गया है, वो दोबारा उसकी रीबर्थ हो गई है। कोड फॉर द सीक्रेट मिशन टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम पेरिस इज द सिंपल फ्रेज रिकॉल टू लाइफ। मिस्टर लोरी जब बग्गी के अंदर बैठकर, कैरेट के अंदर बैठकर जा रहा होता है, तो मंजर ये होता है कि तमाम लोगों ने मुंह के ऊपर नकाब चढ़ाए हुए हैं। तकरीबन 10 लोग या 8 लोग एक कैरेट के अंदर मौजूद हैं। 2 घोड़े आगे बंधे हुए हैं, कोच 1 घोड़ा लेकर जा रहा है। तारीकी है और ऊंचे नीचे रास्तों से, जंगलों से, छोटी छोटी पहाड़ियों से वो बग्गी सफर कर रही है और रास्ता जो है वो ऊपर की तरफ ढलवान है और कीचड़ भी है रास्ते में। मुश्किलात के साथ वो बग्गी सफर कर रही है। तमाम लोगों ने नकाब इसलिए चढ़ाए हुए हैं ताकि कोई शख्स दूसरे को पहचान न सके, क्योंकि तमाम लोगों को खतरा है कि अभी ही यहाँ से एक शख्स उठकर नीचे कूदेगा और गन सीधी करेगा और सबको लूट लेगा, या कोच 1 खुद ही लूट लेगा। ऐसी सूरत हाल में हर चीज सीक्रेट रखी जाती है और तमाम मैसेज सीक्रेट पहुंचाए जाते हैं। लोरी कौन है? लोरी टेल्सन बैंक का ऑफिसर है। कहां जा रहा है ये? हाँ, डोर पर जा रहा है, एक ऐसे मकाम पर जहां से फिर इसे फ्रांस जाना है। डोर पर इसे कौन मिलेगी? लूसी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसे बताया गया है कि तुम्हारा बाप जो है जिंदा है। क्या नाम है उसके बाप का? मिस्टर मैनेट, डॉक्टर मैनेट। लॉरी को रास्ते में एक घोड़ा सवार आकर रोकता है और वो कोई और नहीं, वो भी टेल्सन बैंक का एक मुलाजिम है। उसका नाम जेरी क्रिंचर है, आई थिंक से। वो अगर रोकता है और फिर वो कहता है मिस्टर लॉरी कौन है? मिस्टर लॉरी जब नीचे उतरता है तो वो उसे कहता है मिस्टर लॉरी रिकॉल टू लाइफ। उसे मैसेज दे जाता है कि रिकॉल टू लाइफ, जिंदगी वापस, यानी कि डॉक्टर मैनेट को वापस लेकर आना है जिंदगी की तरफ। लूसी को उसका फादर से मिलवाना है फ्रांस में। ठीक हो गया? तो रिकॉल टू लाइफ का ताल्लुक किस लफ्ज से बनता है? रिनाउंसिएशन से बनता है। तो हमें 2 चीज़ों का पता चला अब तक। एक तो ये है कि इस पहले वॉल्यूम का टाइटल ही रिकॉल टू लाइफ है, तो रिनाउंसिएशन हो गया। दूसरी बात, वो जो सीक्रेट लफ्ज बोला गया था वो क्या था? वो रिकॉल टू लाइफ था। मिस्टर लोरी सॉ ड्रीम, जब वो बग्गी में बैठा हुआ था तो उसके अंदर उसने एक ड्रीम देखा। किसने? मिस्टर लोरी ने। इन विच ही इज डिगिंग अ मैन आउट ऑफ अर्थ, वो एक शख्स को जमीन के अंदर से बाहर निकाल रहा है। ख्वाब में देखा तो सिंबल हो गया, ड्रीम हो गया। तो ये जमीन से
मुर्दे को फिर बाहर निकालना, ये भी क्या है? रिनाउंसिएशन है। और ये कौन सा मुर्दा है जो हकीकत में वो बाहर निकालेगा? डॉक्टर मैनेट। दैट सिंबलाइजेस द रियल लाइफ रेसरेक्शन। तो ये रेसरेक्शन नहीं आना चाहिए था, तो ये सिंबलाइज द रियल लाइफ रिनाउंसिएशन फिर आना चाहिए था, या रेसरेक्शन आना चाहिए था। मीनिंग कहीं तब्दील तो नहीं कर दी है इसके? देखिए 10 नंबर पर क्या है? रेसरेक्शन। यही आएगा एक कि दोबारा से उसकी लाइफ शुरू होगी। 10 नंबर देखें। हाँ, रिबर्थ, रेसरेक्शन। और ऊपर मीनिंग ही गलत लिखे हुए हैं तुम लोगों ने, हाथ से जो लिखे हुए हैं। अल्लाह तुम्हारा भला करे। हाँ जी, रेसरेक्शन का मतलब यहाँ से फिर तब्दीली कर लें। एक रेसरेक्शन का मतलब दिखाएं लिखा है। ये जी क्या है जी? रेसरेक्शन का मतलब क्या है? रीबर्थ ही है। हाँ, और रिनाउंसिएशन का मतलब क्या है? रिजेक्शन ऑफ राइट थिंग फॉर सम गुड पर्पस। ठीक है, कुर्बानी। तो 3 का तब्दील कर ले। रेसरेक्शन का मतलब क्या है? रीबर्थ। रीबर्थ। तो यहाँ पर रीबर्थ हो गई है, तो ये पीछे रिकॉल टू लाइफ, और ये यानी वो मिस्टर मैनेट को हाँ, रिकॉल टू लाइफ जो है इसका मतलब क्या है? रेसरेक्शन है इसका मतलब। तो ये पहला पैराग्राफ किससे मुतल्लिक है? रेसरेक्शन से मुतल्लिक है, ना कि रिनाउंसिएशन, क्योंकि रिनाउंसिएशन का मतलब है कुर्बानी। दिस थीम इज ट्रीटेड मोर ह्यूमसली। कौन सा थीम? रेसरेक्शन वाला, रिबर्थ वाला। एक और मज़ाहिया अंदाज से भी ये ट्रीट किया गया है थीम। कैसे? जेरी क्रिंचर्स प्रोफेशन एज अ रेसरेक्शन मैन। जेरी क्रिंचर को अक्सर कहते हैं कि ये रेसरेक्शन मैन है, ये जिंदगियां दोबारा लाता है। क्योंकि जेरी क्रिंचर का प्रोफेशन क्या है? वो मुर्दे कब्रों में से निकाल कर उनको डॉक्टरों को बेचता है वो। Although instead of digging up dead bodies and selling their parts seems horrible, गो के उसका जो ट्रेड है बॉडीज को निकालना और उनको बेचना बहुत हॉरिबल है, बट प्रोवाइड्स हिम नॉलेज दैट अ स्पाई नेम रॉजर क्ले। लेकिन उसको एक अहम तरीन, इसके जरिए, इस काम के जरिए अहम तरीन एक इंकशाफ होता है क्या? कि रॉजर क्ले जो एक स्पाई है, जासूस है, हैज़ बीन एक्चुअली रेसरेक्टेड। असल में वो बचा हुआ है। हुआ ये था कि एक स्पाई था, उसको उन्होंने शो किया था कि वो मर गया है, उसको दफना है। लेकिन जब दफना है उसे, रात को जेरी क्रिंचर गया उसकी लाश निकालने के लिए, देखा तो वो शख्स नहीं था, वो कोई और था। तो जेरी क्रिंचर को ये पता चल गया कि वो जो क्ले है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो लोगों की नज़र में मरा हुआ जेरी क्रिंचर ने उसे जिंदा कर लिया। तो फिर रेसरेक्शन का थीम आ गया। The most important resurrections are related to Darnay. Darnay के साथ ज़्यादा ताल्लुक है रेसरेक्शन का। फर्स्ट सिडनी कर्टन resembles to him, renews his life in England. सबसे पहले सिडनी कर्टन की जो रिजेम्बलेंस थी उसकी वजह से इंग्लैंड में डार्ने बच गया है, उसकी ज़िंदगी वापस आई है। एंड देन फ्रॉम रेवोल्यूशनरीज, फिर सिडनी कर्टन ने उसे कहाँ से बचाया? रेवोल्यूशनरीज से, फिर उसको ज़िंदगी दिलवाई। कर्टन सेक्रीफाइस ऑफ हिज ओन लाइफ फॉर अदर सिंस वाज लाइक क्राइस्ट रेसरेक्शन। सिडनी की अपनी सेक्रीफाइस, किसके लिए? किसी अच्छे आदमी के लिए, अच्छे काम के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि क्राइस्ट क्रूसिफाइड था। क्राइस्ट ने खुद फांसी ले ली, लेकिन वो अभी भी जिंदा है क्राइस्ट। सिडनी मर गया, सेक्रीफाइस हो गया, लेकिन सिडनी जिंदा है। क्राइस्ट जैसी उसने वो पाई जिंदगी। तो ये भी जिंदगी जब दोबारा पाई है, मरने के बाद भी जिंदगी पाई है अगर सिडनी ने, इट्स मीन दैट ये भी फिर ताल्लुक हो गया रेसरेक्शन के साथ, रीबर्थ के साथ।
लूसी हैज resurrected a deep love in कॉटन। सिडनी कॉटन मुर्दा मरा हुआ शख्स था, उसके अंदर से उसने मोहब्बत को फिर से जिंदा कर दिया, रिबर्थ कर दिया लूसी का अपनी गर्लिश पुल के जरिए। डार्नेस ट्रू आइडेंटिटी हैज बीन रेसरेक्टेड। डार्ने की असल जो आइडेंटिटी थी वो भी रिबर्थ हुई है, दोबारा पैदा हो गई है, रेसरेक्टेड हुई है। और फेट ही हैज बीन ट्राइंग टू एस्केप। वो किस्मत जिससे वो छुप रहा था वो दोबारा बाहर आ गई। सिक्स्थ पॉइंट देखें, विद द ट्रूमा ऑफ लूसीज वेडिंग एंड हिज नॉलेज ऑफ डार्नेस सीक्रेट। वो परेशानी थी लूसी की वेडिंग और उस डार्ने की जो सीक्रेट की। जब डार्ने ने लूसी से शादी की तो साथ ही डार्ने की आइडेंटिटी भी थोड़ी सी वाज़ेह हुई। तो डॉक्टर मैनेट के अंदर क्या हुआ, डॉक्टर मैनेट हैज अंडरगॉन अ शॉक। डॉक्टर मैनेट एंड हिज ओल्ड फियर्स एंड मेंटल स्टेट हैव बीन रेसरेक्टेड। उसके अंदर जो ओल्ड पुरानी वो कंडीशन थी उसकी बीमारी वाली, वो दोबारा फिर से जिंदा हो गई, रिबर्थ हो गई। With his sacrifice, Curtin has resurrected Lucy from widowhood. अपनी सेक्रीफाइस के साथ कार्टन ने लूसी को उसकी विडोहुड से विडोहुड रिबॉर्न करा दी, दोबारा रिबर्थ हो गई उसकी विडोहुड की, यानी कि वो मर जाएगा तो वो बेवा हो जाएगी, तो उससे उसने बचाया है। एंड डॉक्टर मैनेट फ्रॉम मैडनेस, और डॉक्टर मैनेट को उसने पागलपन से बचाया है। एक थीम खत्म हो गया। कौन सा थीम था ये? रेसरेक्शन का। नेक्स्ट है क्रूलिटी, क्लास स्ट्रगल, सोशल इंजस्टिस। बानो जोग्राफिस के साथ। अब फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ है 18वीं सेंचुरी में, उसके ग्लिम्स हम देखेंगे, नावल के अंदर मौजूद हैं, किस तरह से जुल्म और बाबरियत का वहाँ पर दौर था। और ये थीम भी रखा है ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि फ्रांस किस पीरियड में से गुजर रहा है। डॉक्टर मैनेट सिंबलाइजेज द अनजस्ट केजिंग ऑफ जेंटल पीपल। डॉक्टर मैनेट की जो केजिंग थी, जो जेल थी, उसको जेल में डाला गया, 18 साल जेल में रहा। तो ये शो करता है कि कॉमन पीपल फ्रांस के अंदर किस तरह से जुल्म की ज़िंदगी, मजलूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ओविंग टू इम्प्रिजनमेंट, अपने इस इम्प्रिजनमेंट की वजह से लेटर ही स्ट्रगल्स बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। बाद में वो नॉर्मल और एबनॉर्मल के दरमियान सारी ज़िंदगी उसकी गुजरती थी, कभी पागल हो जाता, कभी सही हो जाता। The peasants are so hungry and thirsty that they are drinking wine out of the dirt. एक और क्लास स्ट्रगल देखें, मजलूमियत की तस्वीर देखें, सोशल इंजस्टिस देखें कि जब शराब कहीं अगर कोई केन फट जाता है, शराब नीचे गिरती है तो लोग नीचे ज़मीन से शराब पीते हैं, उठा के डर्ट में से। एंड सीन शो द डायर सिचुएशन इन विच द पुअर आर स्ट्रगलिंग। ये शो करता है कि गरीब लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे थे। आप इन पॉइंट्स को वहाँ पर पॉइंट्स की सूरत में नहीं लिखेंगे, बल्कि इनको पैराग्राफ बनाकर इनको इनलार्ज करेंगे आप। एवरमोंट ब्लेम्स द बॉयज डेथ ऑन द पीजेंट्स देमसेल्व्स। एवरमोंट कौन थे? फ्यूडल थे, एरिस्टोक्रेट थे, फ्यूडल थे, जालिम थे। जब एवरमोंट की गाड़ी के नीचे, बग्गी के नीचे एक बच्चा आ गया था, तो एवरमोंट ने क्या किया था? सर बाहर निकाला था। बच्चे की लाश को जब उन्होंने हाथ में उठाया हुआ था तो उसने बाहर सिक्का फेंका था। उसने कहा पता नहीं लोग अपने बच्चों का क्यों ख्याल नहीं रखते। चला गया था। तो जब ऐसी सूरत हाल है तो उसने उसकी डेथ की जिम्मेदारी किसको दी? एवरमोंट ने पीजेंट्स को दी। पेरेंट्स का मतलब, या पीजेंट लिखा हुआ, पीजेंट्स कौन है? किसानों को दी। रेदर देन हिज ड्राइवर, अपने ड्राइवर को उसने कुछ नहीं कहा। द सीन हाईलाइट्स द क्रूरटी ऑफ द रूलिंग क्लास।
ये सीन रूलिंग क्लास की इक्वलिटी को शो करता है। द टेबल्स हैव टर्न्ड, अब जुल्म एक तो फ्यूडल्स ने किया वहां पर, फिर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गई, फ्रांस का गरीब तबका खड़ा हो गया और उन्होंने तमाम तर फ्यूडल्स को पकड़ लिया। फिर वो गरीब लोगों ने क्या जुल्म ढाए, अमीरों ने तो जो जुल्म ढाए थे तो गरीबों ने भी जुल्म ढाए ना उसके बदले में, उन्होंने कौन सा माफ कर दिया, उन्होंने क्या किया। द टेबल्स हैव टर्न्ड, द मर्डर ऑफ एवरमोंड इज द टर्निंग पॉइंट इन द बुक। इस बुक में एवरमोंड का जब कत्ल हुआ था, किसके हाथों हुआ था, गैस फॉर्ड के हाथों हुआ था। एवरमोंड जो एक ड्यूक था, जो एरिस्टोक्रेट था, वो कत्ल हो गया। तो बुक में यहां पर तब्दीली आती है, वेयर द ब्रोबिटन मजलूम, ब्रोबिटन मजलूम बिकम द ब्रोबिटर, मजलूम अब जालिम बन गए। क्या क्या, नाउ द शार्पनिंग ऑफ सॉर्ड्स, हर जगह पर तलवार को तेज किया जा रहा है, नाइव्स चाकू तेज हो रहे हैं, हैचेट्स कुल्हाड़े तेज हो रहे हैं। इज अ वेरी कॉमन, ये हर जगह पर आम बात थी, ये भी जुल्म की निशानी, हर जगह पर लोग तलवारें तेज कर रहे हैं। आफ्टर रेवोल्यूशन, जब इनकलाब आ गया फ्रांस में, वी हैव एन अनहैप्पी रिपोर्ट ऑफ द प्रिजनर्स इन लॉ फोर्स। ये मुख्तलिफ जेलों के नाम हैं, जैसे कि लॉ फोर्स, इसके अंदर हमें प्रिजनर्स की जो रिपोर्ट मिलती है कि यहाँ पर कैदी किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है। ये कौन से कैदी हैं, वो जो डैमेज ये वो कैदी हैं जो अब ड्यूक एरिस्टोक्रेट फ्यूडल्स जो हैं, जो आला तबके के लोग हैं, वो कैदी बने हुए, तो उनके साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है लॉ फोर्स जेल में। द वर्किंग ऑफ लॉ गुलटाइन, और हमें खबर मिलती है कि लॉ गुलटाइन काम कर रहा है। लॉ गुलटाइन क्या है, ये एक बहुत बड़ा ब्लेड है, इस दरवाजे जितना ब्लेड है, ये डोर है ना, इस डोर जितना ब्लेड है, जो तकरीबन कोई 20 फुट की ऊंचाई पर ठहरा हुआ है। बंदा पकड़ते हैं, गर्दन रखते हैं ऐसे दरमियान में, रस्सा छोड़ते हैं, ब्लेड ऊपर से नीचे गिरता है, 3 मन उसका वजन है, और गर्दन जो है ठक गर्दन से कटता है, गर्दन डब्बे के अंदर, जिसम को उठा कर ले जाते हैं। कि तमाम तर फ्यूडल जितने भी थे, जितने भी आला तबके के अमीर लोग थे, मिनिस्टर थे, सबको उन्होंने गर्दनें काट डाली सब। क्लियर, इनकलाब आ गया था, गरीब लोगों ने अमीरों को पकड़ पकड़ के उनकी गर्दनें काटते गए थे। और वो कहते कि ये जो है ना लॉ गुलटाइन हमारा नेशनल रेजर है, जैसे कौमी परचम होता है ना, वो कहते हैं कि नेशनल रेजर है, इसके लिए हम काटेंगे। लिखा हुआ ब्रैकेट में, नेशनल रेजर विच शेव्ड क्लोज, ये नेशनल रेजर है जो बड़ी करीब से ही काटता है। वो कहते हैं कि ये रेजर तकलीफ कम देता है, एक ही दफा लगता है झटका बंदा का। एंड सेंटेंसिंग टू डेथ ऑफ सच हार्मलेस पर्सन्स, और बाल पर ऐसे बेजरर लोगों को भी शिकार किया गया, निशाना बनाया गया, मौत दी गई। एज अ पुअर सेम्स्ट्रेस, जैसे कि बेचारी गरीब एक सेम्स्ट्रेस थी, कौन थी, दर्जन थी, बाय रेवलेशन दी। अमीर लोगों की एक दर्जन थी, घर में बैठ कर कपड़े सी थी, उसको ही पकड़ के ले आए, लो जी सुई काटो। क्यों जी, ये अमीर लोगों की खिदमत क्यों करती थी। ये तो जुल्म है। नेर अबाउट, इवन के वो ड्यूक्स फ्यूडल्स एरिस्टोक्रेट, क्या ड्यूक्स फ्यूडल एरिस्टोक्रेट, इनको आला तबके लोग कहते हैं, जो मिनिस्टर टाइप होते हैं, नंबरदार टाइप होते हैं, इनको कहते हैं, ठीक है, अमीर लोगों को कहते हैं। उन लोगों ने इनके बच्चों को भी ज़िबा कर दिया था, छोटे छोटे बच्चों को। तो लोगों ने पूछा था कि क्यों ज़िबा कर रहे हैं इनको, उन्होंने कहा जी ये क्योंकि अमीर लोगों के वही गंदा खून है। उन्होंने कहा ये तो मासूम है, उन्होंने अगर ये मासूम है तो फिर ये हमारे मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी और सफाई के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हम इनसे कुर्बानी ले रहे हैं। उन्होंने छोड़ा एक बच्चा भी नहीं था। इसीलिए अब पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं जी यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आना चाहिए, इनकलाब आना चाहिए, तमाम अमीर लोगों को पकड़ कर उनको काटना चाहिए। उनको near about 40,000 people including royalists
तकरीबन 40,000 लोगों को ज़िबा किया गया था, जिसके अंदर अमीर लोग थे, प्रीस्ट पादरी भी थे, पॉलिटिशियंस सियासतदान भी थे, सपोर्टर्स सियासतदान के सपोर्टर्स भी थे। बानो जी कान करें, है खबर गरम। रियल एंड सस्पेक्ट ट्रेटर्स, कुछ असल ट्रेटर्स गद्दार थे, कुछ जिन पर शक था कि ये गद्दार वो थे, वर सेंट टू हेड कटर। वो हेड कटर पर भेजे गए। हेड कटर क्या है जी? ला गुलेटाइन, वही ब्लेड है। क्या नाम है इसका? ला गुलेटाइन। क्या? हाँ, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन हियर मैडम डिफॉर्ज डिक्लेयर्स द ऑल फॉरन वॉल। डिफॉर्ज ने क्या कहा था? उसने कहा आंख के बदले आंख, ठीक है, आंख के बदले आंख निकाली जाएगी। ये मैडम डिफॉर्ज ने कहा, फ्रेंच रेवोल्यूशन वालों ने कहा था कि जिसने हमारी आंख निकाली हम उसकी आंख निकालेंगे, जिसने हमारे बच्चे को मारा हम उसके बच्चों को मारेंगे, ठीक है। और गांधी जी ने क्या कहा था? उसने कहा अगर आंख के बदले आंख का रिवाज चल निकले तो सारे अंधे हो जाएंगे। गांधी असल में ह्यूमनिस्ट और पैसिफिस्ट था, पूरा अमन पसंद शख्स था ना। तो कहता कि आंख के बदले आंख का अगर रिवाज निकल पड़े फिर तो हम सारे अंधे हो जाएंगे। हर शख्स ने जिंदगी में कोई ना कोई गलती की होती है, किसी न किसी के साथ छोटी सी ज्यादती जरूर की। द मर्डर ऑफ रोड्स, तो रोड्स के ऊपर कत्ल हुए। वंस कर्स्ड बाय एवरमोर, क्या है जी? मेंडर ऑफ रोड्स, वंस कर्स्ड बाय एवरमोर। एक बार रोड के ऊपर जो मेंडर था, रोड बनाने वाला था, जिसको एवरमोन ने कर्ज किया था, लान तान की थी, हैज बिकम अटरली क्रूअल। वो शख्स तो बिल्कुल जालिम बन गया ना। एवरमोन बग्गी पर जा रहा था, उसको कहा था ओए तुम कैसे करते हो, क्या कर रहे हो, देख क्या रहे हो मेरी तरफ। वो तो अब जब रेवोल्यूशन में आग हुई तो वो खड़ा हो गया, वो बहुत जालिम शख्स था। एंड ही इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ पावर करप्ट्स। ये और एग्जाम्पल है कि किस तरह जब ताकत आती है तो इंसान करप्ट हो जाता है। मैडम डिफॉल्ट तो बेस्टाइल जेल के जो बेस्टाइल जेल का सरबराह था, उसकी सर को कॉर्ड पर ले आई थी रोड के ऊपर। और एक सीन मैंने भी ये देखा था नेल्सी के अंदर। नेल्सी में भतीजे ने अपने चाचे का सर काट के और रोड के ऊपर जो लेकर आया था, और लोग थे, इतने लोग थे देखने वाले, सारे से बालों से पकड़ा हुआ था, और पूरे रोड में घूमता हुआ उसने थाने के अंदर आकर रखा था टेबल के ऊपर। उसने कहा ये मैं नेल्सी था, तो मैंने अपनी आंखों से ये हजूम देखा था और ये क्या होगा, और इस तरह उसने भी सर पकड़ा हुआ। मैडम डिफॉल्ट है, तुम मुझे मैडम डिफॉल्ट लगती हो। मैडम डिफॉल्ट तुम जैसी थी। टेल ऑफ टू सिटीज ओल्ड मूवी देखें, बहुत मजे की, न्यू नहीं ओल्ड, ब्लैक एंड व्हाइट जो है, बहुत मजे की। टू अच्छा जी, इसमें थीम का अपना इसमें एक फेट का थीम भी है। द फिजिकल रिजेम्बलेंस ऑफ द कर्टन सेव्स द डार्नीज लाइफ ऑफ फेट। फिजिकल रिजेम्बलेंस है किस किस की? दौड़ने और उसकी सिडनी की। हाँ, तो ये क्या किस्मत की बात है ना। Lucy's ominous vision foretells that people visiting at Dr. Manette's may be doomed to a dark fate. वो लूसी ख्वाब देखती है, विजन से देखती है कि डॉक्टर मैनेट जो है वो कि उसकी जो आगे जिंदगी है उसके अंदर कोई डार्क पहलू आने वाला है, कोई डार्क फेट आने वाला है।
मैडम डिफॉल्ट निटिंग सीम्स इनोसेंट, मैडम डिफॉल्ट बैठी निटिंग कर रही है, लगता तो बड़ा इनोसेंट है, बट शी इज सीलिंग द फेट ऑफ एवरी नेम। अब मैडम डिफॉल्ट क्या कर रही है, उसके पास एक वो है, वो ऐसे निट कर रही है। निट क्या कर रही है, उस निटिंग के अंदर वो जितने बैरोक्रेट हैं उनके नाम निट कर रही है, जितने फ्यूडल्स हैं, जितने जालिम हैं, उनके नाम ऐसे निट कर रही है। क्यों? किसी को पता भी नहीं है कि कहाँ पर निट हुए पड़े हैं, कहाँ पर लिखे हुए हैं, और अगर पकड़े भी जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ पर सब कुछ। ठीक है, क्योंकि रेवोल्यूशन जब आई थी तो छुप कर नीचे सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, पहले छुप कर यूनियन बना के फिर ऊपर एकदम आ गए। ठीक, तो चाय आप खुद बना कर देंगे, ये आपने नहीं बनाया, ये तो आज चाय ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। आप खुद टेस्ट करें, देखें, ये पहले जैसी चाय है। अच्छा, यूँ तो चलो ठीक है, फिर पी लेते हैं। ओके जी। The first feels regretful that fate has brought together the daughter of Dr. Manet. डिफॉल्ट जब ये बड़ा मायूस, बड़ा दुखी हो जाता है इस बात पर कि किस्मत ने क्या कमाल कर दिया है कि उसने बाप बेटी को इकट्ठे कर दिया है। होम ही रिस्पेक्ट्स द मोस्ट एंड डार्ने होम ही हेट द मोस्ट। किस्मत ने डॉक्टर ऑफ मैनेट की बेटी को उसके पास किस तरह लाया है कि एक तरफ उसका बाप है जिसकी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, एक तरफ उसका हस्बैंड है जिससे वो इंतहाई नफरत करता है। कौन कौन? डॉक्टर मैनेट, मिस्टर डिफॉर्ज। डिफॉर्ज फील्स दैट फेट ब्रिंग्स डार्ने टू फ्रांस। किस्मत यह है जो डार्ने को फ्रांस में ले आई है। डॉक्टर मैनेट्स लेटर डूम्स डार्ने टू डाई, डूम्स डार्ने टू डाई। एकदम चेक करें आप कि डॉक्टर मैनेट जो है वो, उसका लेटर जो है वो डार्ने को मौत की तरफ ले जाता है। Cotton resembles to Darnay comes into play again and his rebirth is gift of fate. दोबारा उसको आखिर में फिर जिंदगी मिली है, फिर ये जिंदगी भी एक तोहफा है। डबल्स, एक थीम डबल्स का भी है इसमें। द टाइटल अ टेल ऑफ टू सिटीज हैज डबल setting in it, Paris to London and London to Paris. Novel opens with the double roll of time. नावल की ओपनिंग देखें कैसे डबल रोल ऑफ टाइम है, डबल कसिंग देखें। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, बेहतरीन वक्त था ये। इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, बदतरीन वक्त था ये। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, ये अकल की दौर था। इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ हेल्प, ये मदद करने वाली बहार थी, ऐसी बहार थी जिसमें मदद की हवा चल रही थी। इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर, ये इंतहाई सख्त क्रूवल विंटर की तरह दौर था। रिजेम्बलेंस बिटवीन डार्ने एंड सिडनी कर्टन इज अनदर थीम ऑफ डबलिंग। क्लियर जी? अच्छा, रिवर्सल्स, कुछ चीजें रिवर्स भी हुई हैं, दोबारा वापस आई हैं। द डेड मैनेट reversed to life and from life to dead state of mind. Clear? The oppressed turned society, the oppressed जो मजलूम थे उन्होंने सोसाइटी को टर्न किया अपसाइड डाउन, उन्होंने ऊपर से नीचे गिरा दिया। जो मजलूम थे उन्होंने सोसाइटी को तब्दील कर दिया। एंड बैंग इट ऑन इट्स हेड, और उन्होंने सोसाइटी के सर के ऊपर बैंग किया, मुक्के बरसाए। ठीक है?
When Darnay returned to France, he observed that the noblemen are in jail. जब फ्रांस में आया तो उसने देखा कि शुर्फ और अच्छे लोग तो जेल में हैं, while criminals are there jailers. जबकि क्रिमिनल जो है वो क्या है, उनके जेलर्स हैं. फैमिली का भी इसके अंदर एक कंसेप्ट थीम मौजूद है. लूसीज ट्रिप टू मीट हर फादर इन पेरिस इज टू रिस्टोर फैमिली. लूसी का ट्रिप जो था अपने बाप से मिलने के लिए किस मकसद के तहत? फैमिली को रिस्टोर करना. After Lucy's marriage with Charles Darnay, the novel tends to be concerned with their struggle to keep their family together. डार्ने के साथ जब लूसी की शादी हो गई उसके बाद क्या हुआ, नावल में ओवरऑल एक ही स्ट्रगल नजर आती है, क्या कि फैमिली को इकट्ठे रखा जाए. When Darnay laments on his death sentence, जब डार्ने आखिर में कहता है मुझे सजाए मौत सुना दी गई है, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली नॉट फॉर हिज ओन सेक. वो बार बार कहता है मेरे बच्ची, मेरा बेटा, मेरी बच्ची और मेरी बीवी, वो उसका जिक्र करता था, यानी कि वो फैमिली के लिए रोता था. द फाइनल सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ कॉटन सेव्स द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द डॉक्टर, लूसी, हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड. आखिरी जो सेक्रीफाइस की है किसने? कॉटन ने. तो किस चीज़ के बारे में हुई हो? फैमिली के लिए, उनकी फैमिली को जानने. फैमिली के लिए. अच्छा जी, रेसरेक्शन का आपने मतलब देखा था इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन वैसे एंड हो गया है, थीम की बात कर रहा हूँ. रेसरेक्शन की बात हमने देखी थी कि यहाँ पर रेसरेक्शन, रीबर्थ तो हुई है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन आपने ये देखा है रिनाउंसिएशन कहाँ पर हुई है. रिनाउंसिएशन जिसका मतलब कुर्बानी है, वो कहाँ पर हुई है? देखो, बच्चों को, अरिस्टोक्रेट के बच्चों को जब ज़िबा किया गया तो क्यों किया गया? उन्होंने कहा ये मुल्क की बेहतरी के लिए कुर्बानी है. ये रिनाउंसिएशन का पहलू आ गया. उसके बाद सिडनी कर्टन की कुर्बानी, ये भी रिनाउंसिएशन है. मासूम लोगों की कुर्बानी, ये भी रिनाउंसिएशन, जैसे सैम स्ट्रेसमरी, ठीक है. और वैसे भी अरिस्टोक्रेट तो मरे ही हैं, उन्होंने भी रिनाउंसिएशन हुई है, कुर्बान किया अपने आप को. और इस तरह गॉस्पर्ड ने भी अपने को कुर्बान किया. रेवोल्यूशन का पहला बट्टा उसने था. नाइस.